गांव में चंद्रकांत नाम का एक धोबी था। उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। ये लो आपके कपड़े, बड़े अच्छे से धोए हैं मैंने। वाह, बढ़िया। लेकिन हाँ, आपको एक बात बताऊं, गलती से भी वहां सामने प्रेस करवाने मत जाना, कपड़ों की हालत खराब कर देता है वो। उसी के सामने चंद्रकांत के भाई प्रथमेश की एक इस्त्री की दुकान थी। ये लो, आपके सारे कपड़े प्रेस होके तैयार हैं। ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, गलती से भी उस धोबी के पास कपड़े मत धुलवाना, मैले ही छोड़ देता है वो कपड़े। ऐसा क्या? दोनों भाइयों की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। एक दूसरे के ग्राहकों को एक दूसरे की बस वो बुराइयां करते रहते। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हालांकि वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे। आज घर की कई पुरानी चीजों को भंगार में देने के लिए बाहर निकाला गया था। इनसे वो बचपन में खेला करते थे। बचपन में उन्हें चिंटू और पिंटू नाम से लोग बुलाते थे। चिंटू और पिंटू जो लूडो खेला करते थे, वो गेम वहीं पर था। आज अचानक उस गेम के अंदर से रोशनी निकलने लगी। हंसी की आवाज सुनकर प्रथमेश और चंद्रकांत ने अपने कमरे से बाहर आ गए। रोशनी तेजी से बढ़ गई और पूरा कमरा ही बदल गया। मैं हूँ लूडो किंग और अब तुम मेरी दुनिया में हो। लूडो के खेल का लूडो किंग बाहर निकलकर जादू से चिंटू और पिंटू को अपनी दुनिया में ले आया था। क्यों? तुम्हारी दुनिया में क्यों? मुझे मेरी दुनिया में वापस पहुंचा दो। तुम्हें मेरे साथ लूडो खेलकर मुझसे जीतना होगा, तभी तुम तुम्हारी दुनिया में वापस जा सकते हो। देख लूडो किंग, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे साथ खेलने का। चल, मुझे पहुंचा दे चुपचाप मेरी दुनिया में। मैं नहीं खेलने वाला तेरे साथ। कोई बात नहीं, यही अटके रहो, फिर तुम वापस कभी नहीं जा सकते। चिंटू और पिंटू अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते थे। चिंटू और पिंटू को लूडो खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अगर लूडो ना खेलते तो उन्हें सारी उम्र शायद यही रहना पड़ जाता। ठीक है, मैं खेलूंगा और जीतूंगा भी, देख लेना। फिर तुम मुझे यहाँ से भेज देना। जीतूंगा तो मैं ही, और पहले यहाँ से बाहर भी मैं ही निकलूंगा। लेकिन याद रहे, मुझसे अगर हार गए तो इसी दुनिया में अटक जाओगे। सारी की सारी उम्र। कोई रास्ता ना दिखने के बाद चिंटू और पिंटू लूडो खेलने के लिए राजी हो गए, लेकिन अगर वो हार गए तो उन्हें सारी उम्र यही लूडो की दुनिया में रहना पड़ता। खेल शुरू हो गया। चल 6 आजा। सभी बड़ी लगन के साथ खेल रहे थे। आखिर सभी को वापस अपनी दुनिया में वापस जो जाना था। चल चल, जल्दी आगे बढ़। खेल आगे बढ़ रहा था। कभी कोई आगे जाता तो कभी कोई और। ये ले, मैंने तेरे प्यादे को काट दिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कौन जीतेगा कुछ पता नहीं चल रहा था। हर कोई जीतना चाहता था। खेल कई देर तक चल रहा था। ये ले, अब मैंने तेरे प्यादे को काट दिया। अरे नहीं, ये क्या? खेल खेल में एक दूसरे के प्यादों को काटकर
चिंटू और पिंटू पीछे रहते चले गए तो लूडो किंग जीतने की कगार पर आ गया। मैं तो जीत रहा हूँ। अरे ये क्या, लूडो किंग तो जीत रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं हार जाऊंगा, फिर वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगा। चिंटू और पिंटू को समझ में आ गया कि वो एक दूसरे के प्यादों को काटते रहे तो वो इसी दुनिया में फंसकर रह जाएंगे और लूडो किंग उन्हें हराने में कामयाब हो जाएगा। पिंटू, ऐसे ही चलता रहा, हम एक दूसरे को काटते रहे तो ये लूडो किंग जीत जाएगा। हाँ चिंटू, तुम सही खेल रहे हो, हम यही फंस के रह जाएंगे। हमें मिलकर इस लूडो किंग को हराना होगा। अच्छा, दोनों मिलकर मुझे हराओगे? मैं फिर भी तुमसे नहीं हारने वाला, क्योंकि मैं लूडो किंग हूँ। अब चिंटू और पिंटू साथ मिलकर खेलने लगे। ये ले लूडो किंग, मैंने तेरे प्यादे को काट दिया। अब वो लूडो किंग को हराने के लिए खेल रहे थे। और ये ले, मैंने तेरे दूसरे प्यादों को भी काट दिया। धीरे धीरे खेल का रुख बदल गया। लूडो किंग अब पिछड़ता चला गया। मैं जीत गया, जल्दी से तुम भी जीत के अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। प्रथमेश जीतकर वहां से गायब हो गया और अपनी दुनिया में पहुंच गया। अब कुछ ही देर में चंद्रकांत भी जीत गया। मैं भी जीत गया। जीतने के बाद वो भी वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में वापस आ गया। मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे हरा दिया। उम्मीद है कि ये इस खेल से कुछ सीखे होंगे। तुम नहीं होते ना चिंटू, तो मैं कभी नहीं जीत पाता। हाँ पिंटू, हम साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। लूडो किंग की बात सच साबित हुई। एक दूसरे की मदद करने का नतीजा अब चिंटू और पिंटू जान चुके थे। उन दोनों ने अपनी दोनों दुकानें एक कर दी और वहां दोनों की मिलकर एक लॉन्ड्री चालू कर दी। अरे चिंटू पिंटू बेटा, तुम दोनों साथ में, वाह। हाँ, मैं इस लॉन्ड्री में कपड़े धोने का काम करूंगा और मैं इस लॉन्ड्री में कपड़ों को प्रेस किया करूंगा। वाह, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी बात है। अरे दादा चलो जल्दी, गांव की ये पहली लॉन्ड्री है, कहीं लोग अपने कपड़े लेकर कतार में खड़े हैं। साथ में काम करके दोनों तरक्की की राह पर निकल पड़े। तो देखा दोस्तों, साथ मिलकर काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी विजयवाड़ा के किसी गांव की है। इस गांव में एक किशन नाम का एक किसान रहता था जो कि खेती किया करता था। बीज बोने का काम होने आया है, लेकिन बरसात होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। मुझे खुद पूरे खेत में बीजों को पानी देना चाहिए। किशन के पास बहुत बड़ा खेत था जिसमें आज वो बीज बो रहा था। किशन बड़ा ही मेहनती था। वो खेत में सारे काम बड़े लगन और मेहनत से किया करता था। इसी बात को कुछ दिन बीत गए। किशन की इस मेहनत के कारण हमेशा खेत में अच्छी फसल होती थी।
अरे वाह, इस बार अच्छी फसल हुई है। सच में मेहनत करने से सफलता मिलती ही है। ऐसी फसल के कारण उसे मुनाफा भी हो जाता। किशन का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी कुंदा और बेटे छोटू के साथ उसका जीवन बड़े आनंद में व्यतीत हो रहा था। उसी के पड़ोस में हरी रहता था। हरी का खेत किशन के खेत के मुकाबले काफी छोटा था। अरे वाह, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। ये पौधे कई लोगों के कई प्रकार के इलाज में काम आएंगे। हरी खेत में तरह तरह की दुर्लभ एवं औषधि वनस्पतियां और पौधे उगाता था, जिस कारण छोटे से खेत में भी उसे अच्छा खासा यानी तकरीबन किशन इतना ही मुनाफा हो जाता। अरे ये हरी पता नहीं इस छोटे से खेत में क्या उगाता है, जिससे इसकी आमदनी मेरी इतनी हो जाती है। और एक मैं जो दिन भर इतने बड़े खेत में मेहनत करते रहता हूँ बस। किशन को इस बात से बड़ी जलन होती। एक बार की बात है, रात में किशन चुपचाप हरी के ट्यूबवेल के पास आया। जिस ट्यूबवेल का पानी हरी पौधों को दिया करता था। आसपास कोई भी नहीं था। हरी, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतनू से खेत वाला तू मेरी बराबरी करेगा? हरी से होने वाली जलन के कारण किशन ने चुपचाप हरी के ट्यूबवेल में घातक जहर मिला दिया, ताकि जब हरी ये पानी पौधों को डाले तो उसके पौधे मर जाएं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी बंजर बन जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे हरी अपने खेत में आ गया। आज तो इन पौधों को ट्यूबवेल से पानी देना है मुझे। अरे वाह, बरसात! आज तो इन पौधों को ऐसे ही पानी मिल जाएगा। हरी की खुशकिस्मती से आज अचानक बरसात होने लगी। मेरा काम बचाने के लिए शुक्रिया। बरसात होने के कारण हरी खेत से चला गया। दोपहर को वही कहीं से किशन का बेटा छोटू वापस अपने घर लौट रहा था। खेलकूद कर मैं बड़ा थक गया हूँ, साथ ही साथ बड़ी प्यास भी लगी है मुझे। कहीं से पानी पी लेता हूँ। बदकिस्मती से चलते चलते छोटू उसी ट्यूबवेल के पास आ गया और वो उस ट्यूबवेल का जहरीला पानी पीने लगा। उसे ऐसा करते हुए किशन ने देख लिया। अरे ये क्या छोटू? अरे नहीं, रुको छोटू। किशन भाग भाग कर छोटू के पास आने लगा। तब तक छोटू बेहोश हो चुका था। किशन बड़ा डर गया। अरे अरे ये क्या छोटू? तुम ठीक तो हो ना बेटे? उठो उठो छोटू। छोटू पर उस जहर का असर हो चुका था। उसका रंग अब नीला पड़ने लगा था। किशन इस बात से बड़ा ही टूट गया।
कि तभी वहां से हरी आ गया। क्या हुआ किशन भाई, सब ठीक तो है ना? ये छोटू को क्या हुआ? मुश्किल में हूं हरी, छोटू बेहोश हो गया है, क्या करूं पता नहीं। उठो उठो छोटू। अरे किशन भाई, इसका चेहरा देखकर ही लग रहा है छोटू ने शायद जहर खा लिया है। क्या क्या करें अब? हरी कुछ भी करो, लेकिन मेरे छोटू को बचा लो। हरी ने अपने खेत में जाकर किसी पौधे से पत्ते तोड़े। उसी पत्तों की बूटी बनाकर उसने छोटू को खिला दी, जिस वजह से धीरे धीरे छोटू का जहर उतरने लगा। छोटू उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा छोटू, तुम ठीक तो हो ना? जी पापा, अब मुझे बेहतर लग रहा है। छोटू के तबीयत का सुधार देखकर किशन के जान में जान आई। हरी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है किशन भाई, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। आखिर तुम मेरे पड़ोसी जो हो। किशन को अपने गलती का एहसास हुआ। तब से किशन को कभी भी हरी के तरक्की पर जलन नहीं हुई। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दूसरे को असफल करने का लक्ष्य कभी न बनाएं। रमेश और गोपी की शहर में एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी। वे अच्छी साड़ियां काफी किफायती दाम में बेचते, जिस कारण उन्हें ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती। देख लीजिए मैडम जी, इतनी अच्छी साड़ियाँ इस बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी साड़ियाँ इस बाजार में सबसे सस्ती है। रात को वापस शहर से गांव लौटकर दोनों मुनाफा बांट लेते। ठीक ठाक मुनाफा हुआ है आज भी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, रमेश और गोपी अपनी दुकान पर ही थे। उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसी में बैठी लड़की उनके दुकान पर आई। कुछ ही महीने पहले मैंने यहाँ से कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, जो कि मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को काफी पसंद आई। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारी दुकान की साड़ियाँ है भी इतनी सुंदर और इतनी किफायती भी। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ और कुछ साड़ियाँ खरीद लीजिए। उस लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को वो साड़ियाँ बेहद पसंद आई थी, जो कि उस लड़की ने रमेश और गोपी के दुकान से खरीदी थी। कुछ महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए सारी साड़ियाँ मैं यहीं से खरीद लूं। उस लड़की को खुद की शादी के लिए रिश्तेदारों को और दोस्तों को ढेर सारी साड़ियाँ खरीदनी थी। यकीनन वो किसी रईस खानदान से थी। रमेश और गोपी ने उस लड़की को तरह तरह की साड़ियाँ दिखाई। अपने शादी के लिए उस लड़की ने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी, जिससे गोपी और रमेश को भी
अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके रात को वो अपने गांव जाने के लिए दुकान से निकले। बस से सफर करके आखिर वो अपने गांव के सरहद तक पहुंचे। वहां से उनके गांव पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंगल लगता। मुनाफे के पैसे एक थैली में रमेश के हाथ में सुरक्षित थे। घर पहुंचकर हमेशा की तरह गोपी और रमेश मुनाफे का बंटवारा करने वाले थे। अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इतने पैसे तो हमें कई महीने काम करके भी नहीं मिलते। हाँ, उस लड़की को साड़ियाँ इतनी पसंद आ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। गांव जाने का जंगल का रास्ता छोटा लेकिन सुनसान था। जंगल से गुजरते हुए अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर गोपी पर गिर गई और वो बेहोश हो गया। अरे अरे गोपी, ये तो बेहोश हो गया है। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठा लूं। रमेश के मन में लालच जाग गया। उसने मुनाफे के पैसों की थैली वही पास के एक पेड़ में छुपा दी। कुछ ही देर में गोपी को भी होश आ गया। आ, मेरा सर। आ, तुम ठीक तो हो ना गोपी? हाँ, क्या हुआ यहाँ? अरे गोपी, तुम पे किसी लुटेरे ने हमला कर दिया। क्या? सच में? हाँ, और वो मुनाफे के सारे पैसे लेकर भाग गया। क्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पैसे चले गए। अचानक सर पे चोट लगने के कारण गोपी को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। इसी बात का फायदा उठाकर रमेश ने गोपी को झूठी मूठी लुटेरे की कहानी सुनाई, जिसमें लुटेरे ने सारे पैसे चोरी कर लिए थे, जबकि पैसों की थैली तो खुद रमेश ने ही छुपाई थी। उदास होकर रमेश के साथ गोपी घर जाने लगा, लेकिन रमेश इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पेड़ था। ये रमेश अपने दोस्त के साथ धोखेबाजी करके गलत कर रहा है। ये मेरी गलती है, लेकिन इसे मैं ही सुधारूंगा। दूसरे दिन रमेश पेड़ में छुपाए पैसे निकालने दौड़ दौड़ कर वापिस चला आया। उसी पेड़ पर पैसे की कोई भी थैली ना देखकर रमेश भी बड़ा चिंतित हो गया। अरे, ये तो वही पेड़ है, लेकिन ये क्या? वो जगह कहाँ है जहां मैंने पैसे छुपाए थे? क्या छुपाए हुए पैसे? इत्तेफाक से तभी वहां एक लुटेरा भी आ गया। कौन से पैसे? कहाँ छुपाए थे तूने? दे दे मुझको। नहीं, कोई पैसे नहीं, मैंने छुपाए थे, लेकिन अब मुझे ही नहीं मिल रहे। रमेश छुपाए पैसे की बात लुटेरे को समझा ना सका, ना ही लुटेरे को रमेश की कोई बात समझ में आई। लुटेरे को इस बात से बड़ा गुस्सा आया था।
क्या बोल रहे हो? मुझसे झूठ बोलता है? रुक तू। लुटेरे ने रमेश को बहुत मारा। मार खाते खाते रमेश की वही मौत हो गई। उसे मारकर वो लुटेरा वहां से चला गया। अरे ये क्या? मैं तो रमेश को सिर्फ लालच की सजा दे रहा था, लेकिन इसकी झूठी कहानी आखिर सच साबित हो गई। शायद यही इसके कर्मों की सजा है। धीरे धीरे लोगों को रमेश की मौत का पता चला। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गोपी वहां दौड़ा चला आया। गोपी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। यहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता बेटा। ये यहाँ सवेरे आया ही क्यों था? पता नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं बताया। कल रात ही यहाँ। अरे ये तो हमारी पैसों की थैली है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोपी के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जादुई पेड़ की वजह से गोपी को आज उसके पैसे वापस मिले, तो रमेश को अपने कर्मों की सजा मिली।